आप सबका स्वागत है कंसर्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे, हम समझेंगे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, पॉकेट पीडीएफ पढ़ना चाहिए या तो स्टडी पीडीएफ पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट के बीच में। तो ये मैं आज ट्राई करूँगा सॉल्व करने की। तो ऐसे कि आप देख सकते हो, ये नवंबर का पॉकेट पीडीएफ है। इसमें जो करंट अफेयर्स है, इसमें पहला जो आरबीआई इन न्यूज़ है, उसमें आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है रेगुलेटरी ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर, कुछ ऐसा करके बनाया हुआ है। और इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड है ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है इस पूरे न्यूज़ में। जैसे आप देख सकते हो डेट 30 अप्रैल 2024। आपने पॉकेट पीडीएफ इतना तो पढ़ लिया, ठीक है। आप एग्ज़ाम देने चले गए और एग्ज़ाम में जाके आपको पता लगा कि क्वेश्चन जो है ये आ गया है। अब मान लीजिए एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया, नॉन बैंक्स प्रोवाइडिंग पेमेंट एग्रीगेशन एंड पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस मस्ट हैव अ मिनिमम नेटवर्थ कितना होना चाहिए, ठीक है। आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा, सोच लिया। अगर आपने पॉकेट पीडीएफ पढ़ा होगा तो डेफिनेटली इसका आंसर आप नहीं दे पाओगे। आप सोच रहे होंगे कि ये नॉन बैंकिंग प्रोवाइडिंग पेमेंट एग्रीगेटर तो पढ़ा था, पर वो डेट पढ़ा था कुछ 30 अप्रैल के आसपास। तो अब ये मिनिमम नेटवर्थ वाला क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आया है हमारे किससे, स्टडी पीडीएफ से। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ एक मिनट। ये नवंबर का जो है स्टडी पीडीएफ है। आप इसमें देख सकते हो ये लिखा हुआ है आरबीआई टू रेगुलेट पीएसीबी रेगुलेशन ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर वाला, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो कि इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी, जैसे फेमा के अंदर आता है। फेमा कब लॉन्च किया गया था, 1999 में। उसके बाद आपको इधर कहीं मिलेगा नॉन बैंकिंग प्रोवाइडिंग। पहली बात तो ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, सिर्फ 30 अप्रैल तक जो दे के रखा हुआ है, ये वाला पार्ट जो है आपको पॉकेट पीडीएफ में डाल दिया गया है, बाकी नहीं डाला है। बाकी जो पार्ट है तो पॉकेट पीडीएफ में इतना ही था, तो आपने इतना पढ़ के एग्जाम में चले गए थे। लेकिन अब अगर हम डिटेल में जाए थोड़ा पढ़ने के लिए, तो आपको ये वाला जो आंसर था उसका, नॉन बैंकिंग प्रोवाइडिंग पेमेंट एग्रीगेटर एंड पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस मस्ट बी मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 15 करोड़ था ड्यूरिंग द एप्लीकेशन टू आरबीआई। अगर आरबीआई को एप्लीकेशन डालना है जो नॉन बैंक प्रोवाइडिंग है, तो उनके पास 15 करोड़ मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम नेटवर्थ। और 25 करोड़ हो जाना चाहिए मार्च 2026 तक। तो आजकल जो है ना क्वेश्चन तो डिटेल में आ रहा है, तो हम इसलिए थोड़ा डिटेल में सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो इसलिए ये हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ये जो करंट अफेयर्स का न्यूज़ है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ तो कभी भी कि जब भी पॉकेट पीडीएफ पढ़ रहे हो, तो उसके जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ना, वो आप स्टडी पीडीएफ से पढ़ लो, या आपको गूगल या यूट्यूब करके उसको पढ़ लो पूरा का पूरा। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल समझाता हूँ ये चीज़। जैसे कि आरबीआई का क्या ऑफर किया है, नॉन कॉलेबल टीडी। टीडी क्या है, हमारा टर्म डिपॉजिट है। टर्म डिपॉजिट फ्रॉम 15 लाख टू 1 करोड़। 15 लाख टू 1 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। मतलब पहले जो है 15 लाख के जो नीचे थे तभी आप प्री म्यूचुअली पैसा निकाल सकते थे। अब 1 करोड़ से 1 करोड़ तक प्री म्यूचुअली पैसा विड्रॉ कर सकते हैं अगर एफडी में पैसा है तो, ठीक है। ये आरबीआई का नया रेगुलेशन है। तो इसमें जो है आपको अब ये समझना पड़ेगा कि नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट है क्या। अगर आप नए स्टूडेंट हो डेफिनेटली आपको ये नहीं पता होगा, और इवन इधर कहीं लिखने की इन्होंने ज़रूरत भी नहीं रखी कि कहीं पे हमने लिख ले। चलो हम नेक्स्ट पेज में देख लेते क्या होता है, नेक्स्ट पेज में लिखा हो, बट नेक्स्ट पेज में आपको नेक्स्ट न्यूज़ आ जाएगा। तो इन्होंने नेक्स्ट पेज में भी नहीं लिखा हुआ है, तो आपको इसके बारे में पता ही नहीं लगेगा नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट क्या है। आपने पढ़ के निकल के नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट हो गया, चलो पढ़ लिया पॉकेट पीडीएफ। अब जब एग्जाम में गए, मान लीजिए यही पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट। अब उसमें 4 ऑप्शन दे दिया, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या होता है नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट। तो इसके लिए क्या करना है, हमें स्टडी पीडीएफ में जाना है, ठीक है। देखते हैं अब स्टडी पीडीएफ में क्या है एक बार। लो जी, स्टडी पीडीएफ में आ गया। ये लिखा है नॉन कॉलेबल एफडी, इधर लिखा हुआ है इसका आंसर। नॉन कॉलेबल एफडी क्या होता है, नॉन कॉलेबल एफडी आर टर्म डिपॉजिट जिसको डिड नॉट प्रीमिट टू प्रीमेच्योरली विड्रॉ नहीं किया जा सकता जब तक उसका टर्नओवर पूरा ना हो। टर्नओवर होने के बाद उसको विड्रॉ कर सकते हैं प्रीमेच्योरली, मतलब पहले ही उसको विड्रॉ नहीं किया जा सकता, उसको बोला जाता है नॉन कॉलेबल एफडीज। तो देखिए इसका आंसर जो है इधर लिखा पड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, आप इस वाले आंसर के लिए आप वापस स्टडी पीडीएफ पढ़ोगे। मेरा आंसर है बिल्कुल नो। आप जो है जो बैंकिंग अवेयरनेस होता है वो मोस्टली ट्राई करना है कि स्टडी पीडीएफ से पढ़ लो। बाकी के जो भी करंट अफेयर्स रहते हैं, जैसे स्पोर्ट्स का हो गया अपना, नेशनल डिफेंस सारे के सारे पॉकेट पीडीएफ से पढ़ो, क्योंकि पॉकेट पीडीएफ में कंटेंट उतना ही होता है जितना एग्जाम में होना चाहिए बाकी के लिए। लेकिन जो बैंक का एग्जाम देने जा रहे हो तो बैंकिंग से डिटेल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए बैंकिंग के लिए आप फेस क्लाउड का जो स्टडी पीडीएफ है आप इसको पढ़ो, ठीक है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप पॉकेट पीडीएफ को फॉलो करो, स्टडी पीडीएफ को फॉलो मत करना। जो दूसरे न्यूज़ है तो वो भी हम देख लेते हैं एक बार। और मैं आपको स्पोर्ट्स न्यूज़ में ले जाता हूँ पहले। तो जैसे कि स्पोर्ट न्यूज़ में देख सकते हो, ये आप देख सकते हो कि इसमें लिखा हुआ है पैरा इंडियन एथलीट फिनिश 5th विथ 111 मेडल से फिनिश किया है। कहाँ,
जो चाइना में जो मैच हुआ था उसमें। तो इसमें आप देख सकते हो इंडिया की रैंक 5th है और बाकी ये सब डिटेल लिखी पड़ी है। और बाकी इंडिया ने टोटल गोल्ड कितने जीते हैं, 29। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ गोल्ड इंपॉर्टेंट होता है, सिल्वर और ब्राउन्स में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। वो आते भी तब आते हैं जब फर्स्ट टाइम कुछ सिल्वर मेडल जीता हो या तो ब्राउन्स अगर फर्स्ट टाइम जीता हो। तो हमें इसमें ध्यान देना, सिर्फ गोल्ड मेडल ध्यान देना कि गोल्ड मेडल कितने 29। बाकी आपको पूरा का पूरा जो है छोड़ना है न्यूज़, ठीक है। अब इसे मैस्कॉट पढ़ लिया, इसे पढ़ लिया। अब इसको ही हम स्टडी पीडीएफ में देखते हैं कि कैसे लिखा। जैसे कि आप देख सकते हो स्टडी पीडीएफ में पैरा इंडियन एथलीट फिनिश 5th विथ इतने मेडल, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपने पॉकेट पीडीएफ में अभी भी देगा। बाकी जो पार्ट है ना स्टडी पीडीएफ का, ये जो है फर्स्ट आया है, सेकंड आया है, थर्ड आया है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये सब जो जितने भी ये सब इवेंट्स लिखे हैं, क्या आप इसको याद कर पाओगे? 29 जो गोल्ड जीते हैं या बाकी सारे जितने भी 111 मेडल्स है, याद कर पाओगे? कभी नहीं याद कर पाओगे। तो इसका याद करने का कोई मतलब है? इसको याद करने का कोई मतलब नहीं है, इवन देखने का कोई मतलब नहीं है इसको। तो इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप पॉकेट पीडीएफ में पढ़ो। अगर आपको लगता है कि उसमें से कोई इंपॉर्टेंट है टर्म, तो आप उसको गूगल कर लो। जैसे कि नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट था, आप उसको गूगल से ही पढ़ सकते थे, इधर पढ़ने की जरूरत नहीं थी। तो वो सब चीज़ें आप गूगल से पढ़ो, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा ट्राई किया एक छोटी सी वीडियो में आपको समझाने के लिए क्या डिफरेंस होता है पॉकेट और स्टडी पीडीएफ में, और आपको कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए। मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूँ। अब जो बैंकिंग है वो आप स्टडी पीडीएफ से पढ़ो, और बाकी जो करंट अफेयर्स है ना, वो आप पॉकेट पीडीएफ से पढ़ो, ठीक है। और किसी दिन हम डिस्कस करेंगे ये इंपॉर्टेंट डेज ये सब कहाँ से पढ़ना है। अगर आप कंफ्यूज हो कि मुझे कहाँ से क्या पढ़ना है, कंटेंट कैसा होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ चाहिए, तो आप लेफ्ट साइड पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको वीकली करंट अफेयर्स पढ़ना है इस महीने का, तो आप राइट साइड पे क्लिक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।